हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोग होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी मैराथन की एक और वीडियो के बारे में, जिसमें हम जो है आज फिर 25 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे। और 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपका स्कोर भी जो है वो आपको देखना है मेजर करके कि कितना आ रहा है। एनालिसिस पूरा करिएगा इसका कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। टाइम कम बचा है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब प्रैक्टिस आप ज्यादा करें, अलग से अलग मॉक लगाएं, है ना। और इसमें अपना जो स्कोर है उसको कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहें। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हर तरह के क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, बोला गया है इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 एंड बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, सी इज इक्वल्स टू 2a, देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू। आपसे ही पूछ रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी। आपसे चार मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। यूके पीएससी लेक्चरर मेंस में आपका 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए हम आपको जो है 40 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। 40 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक आंसर बताइएगा कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 6, सी है 4, डी है 1। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। हम इसको सीधा सीधा आंसर देना स्टार्ट करते हैं। देखो आपको ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 4 है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रखी है 4। उसके बाद आपको बी जो दे रखा है, बी एक मतलब एक्चुअल में वैल्यू है, बी है एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए का जो एडजॉइंट निकाल के जो मैट्रिक्स बनाते हैं हम, उसको बी नाम दे रखा है इन्होंने। और सी जो है वो इस मैट्रिक्स का डबल है, यानी ए मैट्रिक्स का डबल है। तो अब आपसे पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू बता दो। तो इसको यूज मतलब इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी सॉरी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 2-3 फॉर्मूले याद हमारे को होने चाहिए, तब हमारा काम होगा। तो मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट कभी भी मैं निकालता हूं, तो एक्चुअल में वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर किसके इक्वल होता है, n-1 के इक्वल होता है। इतनी बात तो पहले पता होनी चाहिए मेरे को। दूसरी बात मेरे को और क्या पता होनी चाहिए कि अगर मान लेते हैं कभी भी कोई मैट्रिक्स ऐसे दे रखी है, जैसे सपोज करो कोई नंबर है के और ए। ठीक है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n होना चाहिए। ठीक है, k और a अगर आपको दे रखा है n क्रॉस n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, तो इसको हम चाहें तो k रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब पावर अलग आ जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट अलग आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है डिटर्मिनेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि नंबर को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो, ये कुछ बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1 यानी 2 बन जाएगा, 3 ऑर्डर की क्योंकि मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है इसका मतलब ये है 2a का डिटर्मिनेंट। क्या ये बात सही है ना, इज दैट क्लियर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी, पहले तो ये देखो कि बी है क्या, बी है एडजॉइंट ए, है ना। बी क्या है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख देता हूँ, और इसका डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर हो रहा है इस समय। क्या बात सही है। अपॉन में 2 को बाहर निकालेंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी से करा हमने, ये वाली प्रॉपर्टी से कर लिया। ठीक है, तो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी से हमने ये वाला करा, और ये वाली प्रॉपर्टी से हमने ये वाला करा, है ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए का फिर डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ये 2 हो जाएगा, और इसकी पावर 2 तो पहले से ही दे रखी है। अपॉन में 2 का क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्चुअल में जो है उसकी वैल्यू अभी निकालेंगे। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना, 4 हो रहा है, अपॉन में 2 क्यूब यानी 8 हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। क्या बात सही है, इतना समझ में आ रहा है आपको कि हमने करा क्या क्या है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए बस इसमें हम करना कुछ नहीं, हमारे को वैल्यू डालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 की पावर 4 हो गया, नीचे हो गया 8 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे 4 की पावर 3, है ना। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, हाँ 64 ही तो होता है। 64 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 8 64 होता है। तो इसका आंसर आ गया 8।
8 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसका? ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आपने ए बनाया तो बहुत ही बढ़िया आंसर बनाया आपने और बहुत ही सही आंसर बनाया। देखो इसमें प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होंगी तो बढ़िया मजा आ जाएगा, आपका आंसर सही बनेगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज करना है। तो अगर आपको यूज करना आता होगा तो आप इसको बना लोगे, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ एफ एक्स इज टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव है तो एफ एफ माइनस वन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एफ एक्स इज टू अगर ये है तो एफ एफ माइनस वन की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 149 बाई 155, दूसरा ऑप्शन है 155 बाई 147, तीसरा ऑप्शन है 155 बाई 149 और चौथा ऑप्शन है 147 बाई 155। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा और मिलते जुलते ऑप्शन है ये, है ना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको इसको बनाने में, तो मैं 1 मिनट या 70 सेकंड के आसपास आपको इसमें टाइम दे देता हूँ। 1 मिनट से 70 सेकंड के आपके पास में टाइम है। ठीक है, इसमें आप इसको बना सकते हो। मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा और ट्राई करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। एक अपने दिमाग में आंसर रखिएगा। आपको एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 5, है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ये दे रखा है आपको। अब इसमें करना क्या होता है, जब भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन होता है तो जैसे एफ एफ माइनस वन लिखा हुआ है ना, तो इसका मीनिंग ये है आपको सबसे पहले एफ एफ एक्स निकालना होता है। एफ एफ एक्स का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दो। तो पूरी की पूरी वैल्यू पुट करने का मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको निकालना है एफ 2x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 निकालना है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, ये जो है ना पूरी की पूरी ये x की वैल्यू है। जैसे एफ एक्स होता था ना फंक्शन, तो ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी है ना, पूरी की पूरी 2x प्लस 5 प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। यानी अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 1 डालूंगा, यहाँ पे 2 डालूंगा तो इसका मतलब ये होता है इस पूरी जगह पे जितना भी पूरा फंक्शन दिख रहा है वहां पे 2 डालूंगा जहां जहां पे x दिख रहा है। तो ये पूरी की पूरी x की वैल्यू है। इसका मतलब ये होता है अगर मैंने यहाँ पे ये डाला है तो जहां जहां पे मेरे को x दिख रहा है वो उस जगह पे मेरे को पूरा का पूरा फंक्शन उठा के डालना पड़ता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में तो आपको करना कुछ नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ना 2x प्लस 5, जहां जहां पे x है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे पुट कर दीजिए। जहां आपको x दिखे पुट कर दो 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, ऐसे लिख देंगे और फिर प्लस में 5 है बगल में तो हमने लिख दिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, है ना। इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। फिर x यानी 2x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, और प्लस 5 यहाँ पे एक और लिख दो। तो ये इसका पूरा तरीका होता है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो एफ ऑफ माइनस वन आपको निकालना है तो 2 इंटू जहां जहां पे x दिख रहा है ना वहां पे माइनस वन डाल दो। जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, जितनी भी जगह पे आपको x दिखे सब जगह पे माइनस वन डाल दो। तो माइनस वन डालोगे तो देखो क्या बनेगा ये, तो आप बोलेंगे सर 2 इंटू माइनस वन यानी माइनस टू बनेगा, प्लस 5 बनेगा, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 5, है ना, और प्लस का 5 अपॉन में नीचे क्या बनेगा, नीचे सर ऐसे कुछ बनेगा, मतलब सेम ही चीज बनेगी बट उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 5, है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। है जी, फिर माइनस 2 प्लस 5 यहाँ पे भी यही बनेगा क्योंकि सेम ही तो फंक्शन की वैल्यू आप डाल रहे हो 1 माइनस 1 प्लस 5, है ना, और प्लस 5 यहाँ पे कर दोगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ये माइनस टू प्लस 5 जो होता है ये 3 होता है, 3 अपॉन 5 बन रहा है तो ये हो गया 2 इंटू 3 बाई 5, है ना, प्लस 5 हो गया, अपॉन में 2 इंटू 3 बाई 2 तो नहीं है, 3 बाई 5 का होल स्क्वायर तो 9 बाई 25 हो गया, है ना, 3 बाई 5 हो गया और प्लस का 5 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, देखो ये हो गया 6 प्लस 5 5 से 25 अपॉन में 5 हो जाएगा। नीचे देखो नीचे आ गया 25 एलसीएम, तो 25 एलसीएम आ गया तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, 5 पंजे 25 5 थे 15, ओके 25 पंजे 125। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये करने के बाद में ऐड करो, 6 और 5 होते हैं 11, 31, इस 5 से ये वाला 25 काटो 5 बार, ये 5 को ऊपर ले जा लो तो 31 इंटू 5 हो जाएगा, अपॉन में 9 प्लस 15 प्लस 125। इसके बाद का काम तुम कर सकते हो, 31 इंटू 5, 5 एकम 5 5 15 अपॉन में 5 5 10 9 4 1 149। तो 149 155 ऊपर है तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने भी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनाया है। अगर बनाया है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे वाले में बनाना भाई, है ना। यूपीपीसीएस 1994 प्री में और यूपीटीजीटी 2016 फिर 2019 में कई बार आया, मतलब 3 बार ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको। डेरिवेटिव से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन जो है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको बोल रखा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो बताओ एफ पाई बाय 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी। 0 होगी, 1 होगी, 3 होगी या 4 होगी। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बनाओ इसको। ठीक है, यू हैव 70 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 70 सेकंड मैंने आपको दिए हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ये, है ना। डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए एफ पाई बाय 4 यानी एफ 45 डिग्री निकालूंगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, है ना, अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 में इसको करूंगा। तो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू थी 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। तो हो गया 1 बाय 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 2, 3 बाय 2, तो इसका आंसर आ गया भाई 1 बाय 3। क्या बात ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया आपको कैसे करा है हमने। अब देखो और देखते हैं इसमें। अब आपको क्या करना है, जैसे एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है आपको कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका एक बार डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करने से फायदा क्या होगा, डेरिवेटिव करने से सर जी फायदा ये होगा कि आप जो है इसको ब्रेक कर पाओगे, ब्रेक करके आप वैल्यू डाल पाओगे फिर इसमें। तो आप एक बार डेरिवेटिव करिए, उसके बाद में ये वाली वैल्यू पाई बाय 4 डाल दीजिएगा 3 के साथ में। ठीक है, तो एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा आपको। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं डायरेक्ट, है ना। होता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 हो सकता है, और ये 1, एक बार मैं 1 मिनट ट्राई कर लेता हूँ। 1 प्लस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 हो सकता है, अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 हो सकता है। इस 2 को इधर लेके जा सकते हैं हम, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस 2 एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। फिर भी डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा हमारे को, लेकिन ये आसान लग रहा है, तो हम इसका ही डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, हम इसको एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन में ना फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। फॉर्मूला लगा के फिर हम इसको करके देखते हैं, क्या पता हमारे से थोड़ा सा आसान हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हम इसको क्या करते हैं, एफ एक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस कॉस 2 एक्स अपॉन 2। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं, हम ये दोनों फॉर्मूले क्या करेंगे, एक एक करके यूज करेंगे। तो एक एक करके जब यूज करेंगे तो ऊपर बनेगा 1 प्लस कॉस 2x और नीचे बनेगा भाई 3 माइनस कॉस 2x। इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो डेरिवेटिव करेंगे तो भाई ऐसे होता है कि नीचे वाले को छोड़ो फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, फिर माइनस लगाओ, है ना, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालने के लिए सबसे पहले 3 माइनस कॉस 2x लिखेंगे, 3 माइनस, है ना, cos 2x लिखेंगे। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे cos 2x का, तो माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 1 प्लस कॉस 2x को छोड़ देंगे, और 3 माइनस कॉस 2x का करेंगे, 3 का 0 होता है, माइनस कॉस 2x का माइनस साइन 2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन 2x हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। सही है, अच्छा अब इसको मेरे को क्या करना है, 3 एफ डैश पाई बाय 4 निकालना है। ठीक है, तो 3 एफ डैश पाई बाय 4 का मतलब ये होता है कि भैया जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे पाई बाय 4 डाल दो। तो पाई बाय 4 डालोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो ये 3 माइनस 90 डिग्री होता है 0, और साइन 90 डिग्री होता है 1, तो इंटू 2 हो गया। ठीक है, माइनस 1 प्लस कॉस 90 डिग्री 0 इंटू 2 साइन 90 डिग्री, तो ये हो गया अपॉन 3 का स्क्वायर, क्योंकि वो 0 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला तो इंटू 3 भी हो रहा है इसके, है ना, तो 3 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटू में। तो 3 इंटू ये आ रहा है 3 दूनी माइनस का 6 माइनस का 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। इससे इसको काट दो, 3 आ गया, तो 6 और 2 हो गया 8 माइनस का 8 बाय 3 आ रहा है। तो ये दो चीजें तो हमने निकाल ली। अब आपसे पूछा गया एफ पाई बाय 4, है ना, माइनस का 3 एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी। तो एफ पाई बाय 4 कितना है, पहले तो ये देख लो, ये है 1 बाय 3, है ना, 1 बाय 3 माइनस ये है माइनस का 8 बाय 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 8 हो गया 9 बाय 3। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया भैया, 3।
ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस वो आपके करने के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, है ना। आपका यही निकला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो देखो कि क्या गड़बड़ हुई है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला गया कि द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है ना। निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, देखो कई बार तो नॉन जीरो रोज ही देख लेते हैं आप डिटर्मिनेंट वाली, है ना। तो अगर मैं इसमें देखना आप चाहूँ तो देखो 3x3 का डिटर्मिनेंट ना देखकर मैं 2x2 का ही देखूं पहले तो देखो 9 1 जा 9 होता है, -3 × 3 हो जाएगा, मतलब -3 है ना। तो ये प्लस का 9 हो जाएगा तो 0 आ रही है, तो इसका मतलब इसकी रैंक जो है वो मतलब या तो 1 है ना, या तो उससे भी कम है, मतलब 2 से तो कम ही है। इसका मतलब तो यही है कि इसका, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो आ रहा है ना, वो तो 0 आ रहा है। अब वो 0 आ रहा है तो इसकी रैंक जो है वो तो कम ही है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें ना, थोड़ी बहुत चीजें यूज कर लेता हूँ, जैसे एक्लन फॉर्म होती है हम उसका यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, तो नॉन जीरो रोज काउंट कर लेते हैं इसकी, जैसे 1 दे रखी है, -3 दे रखी है, 2 दे रखी है, -3 दे रखी है, 9 दे रखी है, -6 दे रखी है, 2 -6 और 4 दे रखी है। ठीक है, कई बार मैं बताना भूल जाता हूँ मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूँ, मैं कुछ ऑपरेशन लगा लेता हूँ, जैसे R1 और R2 में मैं R1 में लगा लेता हूँ सबसे पहले। नहीं, R1 को क्यों करना, R1 तो 1 है ही। R2 में लगा लेते हैं, तो R2 टेंस टू, पहले R2 में हम 3R1 जोड़ देते हैं। तो 3R1 जोड़ेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 -3 2 और 2 -6 4, और देखो इसके 3 से मल्टीप्लाई करी, इसमें जोड़ा 0, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी 0, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी 0, जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। फिर एक और ऑपरेशन लगाते हैं R3 के साथ में, तो R3 टेंस टू R3 में क्या ऑपरेशन करें हम, 1 और इसमें से इसको इसको अगर मैं मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं, तो R3 - 2R1 अगर मैं कर दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी ये 0 हो जाएगा। तो R3 - 2R1 मैं कर रहा हूँ, R3 टेंस टू, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, A इज इक्वल टू 1 -3 2 0 0 0 और 0 0 0 बन रहा है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं नॉन जीरो रोज काउंट करूं तो कितनी है, 2 है, 1 है, तो रैंक इसकी कितनी होगी, रैंक हो गई इसकी 1, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो मैंने वैसे ही एलिमिनेट कर लिए थे देख कर ही, डिटर्मिनेंट देख कर ही 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे आपके। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन इसके इतने टफ नहीं थे, आप इसको देखकर भी बना सकते थे, तो इजी क्वेश्चन था ये वाला। यूपीपीसीएस प्री में आ रखा है 2001 में ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका जो है वो किससे है, मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस से एक क्वेश्चन दे रखा है, यूके पीसीएस लेक्चरर 2020 का ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन में आपसे देखो, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा भयानक सा लग रहा है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि A is a square matrix such that A square is equals to 2A minus I, where I is a unit matrix, then for all natural numbers n is greater than equal to 2, A raised to power n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है Na-n-1 I, दूसरा ऑप्शन दे रखा है Na-I, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2n-1 A -n-1 I, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2n A I। ठीक है, इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे मर्जी आप वैसे करो, आपको वैल्यू रख के करना है वैल्यू रख के करो, आपको किसी और तरीके से करना है वैसे करो, जैसे मर्जी आप वैसे करो। ठीक है, लेकिन गिवन टाइम लिमिट के अंदर आपको सॉल्व करना है। टाइम लिमिट है आपकी 70 सेकंड, 70 सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, 70 सेकंड मैक्सिमम टाइम लिमिट दे रहा हूं मैं इसको सॉल्व करने की। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। देखो आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a - 1 दे रखा है। तो सपोज करो आप ना इसको a क्यूब निकालते हो। वैसे तो इसको करने का बहुत इजी सा तरीका है, आप क्या करो, ये a जो होता है ना, ये जो पावर दिखती है n की वैल्यू होती है, ये वैल्यू इन ऑप्शंस में डाल के देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लेते मैंने 2 यहाँ पे पहले ऑप्शन में डाल के देखा, ए ऑप्शन में, तो ये देखो a की पावर n इज इक्वल टू पहले ऑप्शन में दे रखा है na -n-1 I होता है ना। तो a रेस टू पावर अगर मैं 2 डालता हूँ तो क्या ये 2a -2 -1 इंटू आई बनेगा, तो क्या ये 2a -i बनेगा, 2a -i है वो 1 नहीं है। ठीक है, 2a -i बनेगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। a क्यूब पे अगर ये सेटिस्फाई कर दे तो और बढ़िया बात है ना। तो a क्यूब पे देखो इसका आंसर क्या आएगा, a क्यूब पे इसका आंसर आएगा 3a
माइनस 3 माइनस 1 यानी 2i आ जाएगा। तो 3a माइनस 2i आ रहा है या नहीं आ रहा है? a क्यूब को a इंटू ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो a इंटू ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो a इंटू 2a माइनस आई लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना, है ना। तो इसको मैं चाहूं तो 2a स्क्वायर माइनस आई ए यानी ए आई लिख सकता हूं मैं। सही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा, अब क्या करा जाए इसके साथ में, ठीक है। आई और ए, ये तो माइनस था ना यहाँ पे, ठीक है। तो 2a स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसमें हम एक काम करते हैं, 2a स्क्वायर में ए स्क्वायर की जगह पे ये डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस आई, है ना। 2a माइनस आई हो जाएगा, और माइनस का आई ए है ये वाला, है ना। आई ए लिखो या ए आई लिखो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें, है ना। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। और आई इंटू ए, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो ए ही आ जाता है, तो मैं ए लिख देता हूं, उसको छोड़ो। तो 2 टू ज़ 4a माइनस 2i माइनस 2i, सॉरी 2i, और माइनस का a लिख सकता हूं मैं इसको। तो 4a माइनस a, तो 3a माइनस 2i बन रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर इसके दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बहुत है हमारे लिए टेस्ट का ना, तो दो ऑप्शन इसका सेटिस्फाई कर रहे हैं, वैल्यू रखे हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से इसका जो हो गया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे निकाल रहे हो। ए रेस टू पावर एन के लिए हम कोई क्लास का तो एग्जाम दे नहीं रहे जिसको पूरा प्रूफ करके दिखाएं, है ना। प्रूफ जब करना होगा अपनी क्लास में बैठ के आप प्रूफ कर दीजिएगा बच्चों के सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देना, है ना। लेकिन अभी तो हमारे को एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालने के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि भाई कैसे करना है, ठीक है ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपको दे रखा है, विच ग्रुप इज नॉट सॉल्वेबल, कौन सा ग्रुप जो है इसमें से सॉल्वेबल नहीं है। सिमेट्रिक ग्रुप ऑर्डर 3 का, सिमेट्रिक ग्रुप ऑर्डर 4 का, ठीक है। सिमेट्रिक ग्रुप के बाद में अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 आपको बोल रखा है, या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है, डिग्री 5। अच्छा, अब देखो बात ये होती है कि सॉल्वेबल ग्रुप जो होता है, जैसे अबिलियन, इसकी बात करूं मैं, अबिलियन ग्रुप दे रखा है या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 दे रखा है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी ग्रुप है, जैसे ऑर्डर 5 का ग्रुप है ये, तो ऑर्डर 5 का जो ग्रुप होता है ये अबिलियन नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर 4 का ग्रुप तो अबिलियन होता ही है, एक थ्योरम होती है, ग्रुप थ्योरी में ही थ्योरम होती है कि अगर मान लेते हैं किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इट मस्ट बी अबिलियन, है ना, इट मस्ट बी अबिलियन, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक सिंपल ग्रुप है ना, तो सिंपल ग्रुप है तो ये सॉल्वेबल नहीं होता, ठीक है। तो अबिलियन ग्रुप जो होते हैं वो सॉल्वेबल होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ये सिंपल ग्रुप है तो ये तभी सॉल्वेबल हो सकता है जब ये अबिलियन हो। अब ये अबिलियन तो हो नहीं सकता, ठीक है, अबिलियन नहीं है, तो इसका मतलब इसका S5 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। बाकी इसके जनरेटर वनरेटर पूछे जाएंगे तो फैक्टोरियल करके निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन क्यूब प्लस 1 अपॉन प्लस 4 अपॉन एन क्यूब प्लस 1 प्लस 9 अपॉन एन क्यूब प्लस 1 प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1/3 होगी, 2/3 होगी, या 0 होगी। चार में से इसका पूछा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बताओ। टाइम देते हैं इसको करने के लिए आपको 40 सेकंड, 45 सेकंड देता हूँ, चलो मेरा दिल बहुत बड़ा है, 45 सेकंड का टाइम दिया हमने आपको, ठीक है। बनाइए इसको, कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ, इसका देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, और अपॉन में एन क्यूब प्लस 1। 1 प्लस 4 प्लस 9 एक्चुअल में अगर आप देख पा रहे हो तो 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसको मैं चाहूँ तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर लिखा जा सकता है, अपॉन में n क्यूब प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कभी भी आपको समेशन n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसे करते करते n स्क्वायर तक ऐड करना हो तो इसका आंसर होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है, ठीक है। अब ये ना जो ये फॉर्मूला है ये आपको मैथमेटिकल इंडक्शन में दिखने को मिलता है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन होता है या सीक्वेंस सीरीज का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आराम से ये क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशल सीरीज में भी होते हैं। तो आपको n प्लस 1 लिख देना है यहाँ पे,
और यहाँ पे 2n+1 लिख देना है, अपॉन में कितना लिख देना है भाई 6, और नीचे क्या है n³ + 1 है, और लिमिट कितनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ से n कॉमन लो सब में से, तो n यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये इसमें से कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा n कॉमन आया, ठीक है, और एक बार इसमें से कॉमन लूंगा तो n² कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 2 बनेगा, +1/n आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 6 तो है ही, पहले एक बार 6 लिख देते हैं इसके अपॉन में, फिर अपॉन में n³ + 1 है, तो इसमें से भी n कॉमन निकाल लो। फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ, n कॉमन निकाल लो या क्यूब ही कॉमन निकाल लो, सबसे बड़ी पावर 1+1/n का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इससे फायदा ये होता है जब भी आपके पास में इनफाइनाइट लिमिट बनती है, तो ये जो इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन होते हैं याद रखिएगा कॉमन लेके ही ज्यादातर सॉल्व करने हैं आपको, अगर छोटे मोटे क्वेश्चन है तो, है ना, ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं है तो उसमें लिमिट के क्वेश्चन कॉमन लेके सॉल्व करने होते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म करता है जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। उसको डिटरमिनेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कॉमन लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आप इसमें लिमिट रखोगे तो देखो ये ऐसा बनेगा 1+1/∞, ये वाला, है ना, 2+1/∞ बनेगा। तो याद रखिएगा 1/∞ 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1+0 2+0/6 अपॉन में 1+0, तो हो गया 1+0 2+0 यानी 1 × 2 2/6 यानी 1/3 इसका आंसर आ गया। तो 1/3 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगर आपने सी ऑप्शन बनाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो काम खराब हो गया है आपका, ठीक है। सही है, समझ में आ रही है इतनी बातें। चलो एक क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक क्वेश्चन देते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करिएगा। आपसे बोल रखा है h इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग देन फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर इनटू x² इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2h होगी, 2h³ होगी, 2h² होगी, या नन ऑफ दीज होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बनाइएगा, थोड़ा सा ना टाइम चाहिए तो टाइम आपको दे देते हैं हम इसके लिए। कितना सेकंड लोगे, 45 सेकंड ले लो, काफी है मेरे हिसाब से। 45 सेकंड आप ले लो, 45 सेकंड मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, ठीक है। आप उसमें इसका आंसर बनाइए, आप अपना दिमाग लगाइएगा कि हाँ सर ये आंसर इसका आ सकता है, ठीक है, बना लो। चलो मैं मान के चलता हूं कि आपने इसका आंसर बना लिया होगा। सबसे पहले तो जो आपसे बोला गया है उसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, अच्छा इसके ना वैसे थ्योरम भी है अगर आपको पता हो तो, लेकिन उस थ्योरम का कोई यूज खास मेरे को लग नहीं रहा, तो मैं इसको डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये बनेगा del(x² - del(x²), ऐसा कुछ बन जाएगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की मैं इसमें क्या करूंगा, डेफिनेशन लगा दूंगा। तो मुझे पता है कि अगर ऐसा del fx होता है ना, तो इसकी वैल्यू होती है fx + h -fx के बराबर होती है ना। अगर मान लेते हैं बैकवर्ड ऑपरेटर आपको fx दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ क्या, fx - h के बराबर होती है, यस ना, यही होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों जगह पे वैल्यू लगा देंगे। तो ये पहले बन जाएगा x + h का होल स्क्वायर, है ना, माइनस fx यानी x², फिर माइनस को बाहर ही रखो, फिर हो जाएगा x² माइनस x - h का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये बनेगा x + h का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस प्लस प्लस, अरे चल जा, x - h का होल स्क्वायर, x - h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी ना क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई क्या, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को। तो x + h का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab 2hx माइनस ये हो गया 2x², देखो x², ठीक है, प्लस a² + b² - 2ab 2hx, ठीक है। इससे ये गया, है ना, और क्या जा रहा है भाई, x² से ये दोनों x² गए, h² और h² मिल रहा है अपने को, तो ये मिल गया h² + h², हो गया 2h²। सो 2h² इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो देखिए आपने क्या गड़बड़ करी है, ठीक है। फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। क्लियर, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से मैंने एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही लिया है, ऑपरेटर का ही क्वेश्चन है। बोला गया द वैल्यू ऑफ del² बाय ई, शिफ्ट ऑपरेटर है नीचे,
साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 साइन एक्स, साइन हाइपोबोलिक या साइन एच प्लस वन है, हाइपोबोलिक नहीं है, ठीक है। 2 साइन एक्स साइन एच माइनस वन, 2 साइन एक्स कॉस एच प्लस वन, 2 साइन एक्स कॉस एच माइनस वन, ठीक है। एच इंटरवल गैप, ओके। या स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल दो उसको, इंटरवल गैप तो अच्छा वर्ड नहीं है इसके लिए, ठीक है। बताओ। तो चलिए इसको आप कर लो, आप 50 सेकेंड में सॉल्व कर लो, ठीक है। 50 सेकेंड में आप इसको सॉल्व करके ये बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा आपके हिसाब से। मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेल स्क्वायर दे रखा है। तो डेल की वैल्यू मेरे को पता है, डेल और ई में एक रिलेशन होता है, डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन हम लिख सकते हैं। तो ई माइनस वन का होल स्क्वायर है ये, है ना। तो ई माइनस वन का होल स्क्वायर है, अपॉन में ई लिखा हुआ है ना, साइन एक्स है। तो अब इसको ओपन कर लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ई, है ना, साइन एक्स, ठीक है। अब ई से डिवाइड करोगे तो ये ई हो गया, ये हो गया 1 अपॉन ई यानी ई की पावर माइनस वन, और ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। फिर कितना आ गया, साइन एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया। अब इसमें देखो, इसको ना ऑपरेट करना शुरू करूंगा, पहले इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर तीसरे वाले के साथ में। तो तीनों के साथ में ऑपरेट करूंगा तो ये बनेगा ई साइन एक्स, है ना। पहले ई को साइन एक्स के साथ में ऑपरेट करूंगा, ई रेस टू पावर माइनस वन साइन एक्स हो जाएगा। तो इसके लिए फंक्शन ये है भाई, इस समय एफ एक्स माइनस टू साइन एक्स ये हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे हम डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि भैया इसका आंसर क्या आएगा, एक आगे आ जाएगा, एक आगे आ जाएगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम चलें, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें भैया जैसे ई साइन एक्स है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस एच, है ना, एक्स प्लस एच। और ई रेस टू पावर माइनस वन अगर आपको दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स माइनस एच, है ना। मतलब ऐसा होता है ना, एफ एफ एक्स पे अगर मान लेते हैं शिफ्ट ऑपरेटर हमने लगाया, तो इसकी वैल्यू एफ एक्स प्लस एच होती है ना। अगर ई रेस टू पावर माइनस वन पे लगाया हमने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स माइनस एच हो जाएगी, है ना। तो ये इसका मतलब करने का तरीका है कि आप इस तरीके से इसको जो है सॉल्व कर सकते हो, प्लस साइन एक्स माइनस एच हो जाएगा, है ना, और माइनस टू साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स माइनस एच में आप साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये हो गया टू साइन एक्स प्लस वाई यानी ये प्लस ये, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो x प्लस एच प्लस एक्स माइनस एच, तो ये हो जाएगा x प्लस मतलब प्लस का h माइनस का h, तो 2x अपॉन टू हो जाएगा। फिर cos x माइनस वाई, तो x प्लस एच माइनस एक्स माइनस एच, तो माइनस का h जो होगा वो प्लस का हो जाएगा, तो 2h अपॉन टू हो जाएगा, है ना। और माइनस का 2 साइन एक्स तो है ही। अब क्या करो, इससे इसको कट कर लो, इससे इसको कट कर लो, तो क्या हो रहा है, इसमें से 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, 2 साइन एक्स कॉमन आया, तो एक तो बच रहा है cos h और एक बच रहा है माइनस का 1। तो ऑप्शन में डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका डी ऑप्शन बना तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बना तो आप देख लीजिए कि आपने क्या गलती करी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन ना मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं आपको, मतलब आपने अगर कोर्स भी लिया है हमारा, तो हमारे कोर्स में हमने भर भर के क्वेश्चन करवाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, कैसे फंक्शन हमारे को चेंज करना है। तो यूके ट्रिपल एस सी एल टी में आ रखा है, 2020 में ये क्वेश्चन आ रखा है। आपसे पूछा गया है कि भाई अगर आपको साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। तो पहले तो ये बताओ रूट थ्री बाई टू कितने डिग्री पे आता है साइन में। तो आप बोलेंगे सर साइन में रूट थ्री बाई टू 60 डिग्री पे आता है ना। पहले इसको 50 सेकंड का टाइम लेना, बना लेना, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू लिखा हुआ है ना। तो इसको सॉल्व करना है हमारे को, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो साइन इनवर्स कॉस साइन रूट थ्री बाई टू को हम पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, साइन पाई बाई थ्री मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये पाई बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। यानी साइन 60 डिग्री पे आता है। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, तो आप बोलेंगे 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2, दोबारा से 1/2 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आता है पाई बाय 6 पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना हलवा क्वेश्चन है, समझ में आया। तो ये 40 सेकंड का क्वेश्चन है ही नहीं, ये अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये 10 सेकंड का 20 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें क्लियर है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन दे रखा है। आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ए फॉर विच इफ ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा। तो आपसे पूछा है कि ए की वैल्यू बता दो कहां से कहां तक लाई करेगी, 3/4 से 1 तक,
3/4 से 13/16 तक, 1 से 2 तक, या 13/16 से 1 तक। 45 सेकंड का टाइम दिया आपको, लगाओ आंसर बताओ इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, है ना, इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना होगा तो जैसे ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि अगर देखो एक चीज बताता हूँ आपको, कि अगर साइन की पावर मतलब सपोज करो एन थीटा दे रखी है और कॉस की पावर कुछ दे रखी है एन थीटा, एंड एम एंड एन दोनों क्या है, इवन है, दोनों क्या है, इवन है। अगर ये दोनों इवन है तो याद रखिएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी निकालनी होगी ना आपको, तो वो 1 निकल। अगर आप मान लेते हैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मिनिमम वैल्यू के लिए पुट कर दीजिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है 45 डिग्री पे इसकी मिनिमम वैल्यू पे टच करता है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 1 देता है, 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता इसका ग्राफ, कंबाइंड ग्राफ जब भी हम बात करेंगे इवन पावर पे। तो याद रखिएगा मैक्सिमम 1, मिनिमम क्या होगी, थीटा 45 डिग्री रखकर आएगी। तो आपको करना क्या है, इसकी मैक्सिमम तो आपको पता है 1 होगी, तो या तो ये वाला आंसर या तो ये वाला आंसर, ये दो तो नहीं हो सकते। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना है कि पुट करना है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री अगर आप पुट करेंगे तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, है ना, साइन 4 थीटा। तो a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर विल बी साइन 4 थीटा, दैट मीन्स साइन 4 45 हो जाएगा, पावर 45। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इज cos 45, cos square 45 is 1 by root 2, so this will become 1 by root 2 whole square, and that sin 4 45 will become 1 by root 2 whole raised to power 4. Now what is 1 by root 2 whole square, that will be 1 by 2, this is 1 by 4. Now you can take the LCM of both the numbers, the LCM will be 4, 2 plus 1, so the final answer is 3 by 4. Now we can find out the range easily, है ना, so here we have the minimum value which is 3 by 4, maximum value is 1, so the range of A will be 3 by 4 to 1. ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सिमिलर लग रहा है इसके, तो ये मिलेगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इफ दैट इज क्लियर देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आई गेस, कौन सा है ये, प्रोबेबिलिटी से है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपसे ये बोल रखा है इफ अ नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम 1 to 3 एंड a number y is chosen from 1 4 9, find the probability of xy is less than 9. ओके, तो 7/9 आएगी, 5/9 आएगी, 2/3 आएगी या 1/9 आएगी, चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको बनाइए, इसको बनाने के लिए हम आपको दे देते हैं भैया 60 सेकंड, 60 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, 60 सेकंड यानी 1 मिनट पूरा का पूरा है आपके पास में। बनाओ इसका आंसर, बताओ, सही आंसर निकालिएगा, है ना। तो x एक नंबर है वो यहाँ से चूज करा जा रहा है 1 2 3 से, y एक नंबर है वो यहाँ से चूज करा जा रहा है 1 4 9 से। आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्स वाई जो है, एक्स वाई का मल्टीपल 9 से छोटा होना चाहिए, एक्स वाई मल्टीपल शुड बी लेस देन 9, मल्टीपल ऑफ एक्स वाई शुड बी लेस देन 9। अब ये कैसे करेंगे, देखो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचिए एक्स वाई लेस देन 9 कौन कौन से नंबर दे सकते हैं, तो 1 into 1, ठीक है, 1 into 4, ओके, 1 into 9 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 2 into 1 हो सकता है ना, तो यहाँ पे 2,1 कर देता हूं, और 2 into 4 हो सकता है, सही है। इसी तरीके से 3 1 जा 3 होता है, 3 4 जा 12 बड़ा हो जाएगा। तो ये 5 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो लेस देन 9 दे देंगे आपको आंसर, 5 पेयर। टोटल पेयर की बात करें, क्योंकि ये एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टोटल पेयर कितने निकलेंगे, 1 1 1 4 1 9, 2 1 2 4 2 9, 3 1 3 4 3 9। अगर मैं आपकी बात करूं टोटल पेयर्स कैसे निकलेंगे, आते हैं ना निकालने क्रॉस प्रोडक्ट, तो टोटल पेयर्स अगर नहीं आते, मैं आपको बता देता हूं, देखो 1 1 के साथ में ऑपरेट हो सकता है ना, 1 4 के साथ में ऑपरेट हो सकता है, 1 9 के साथ में ऑपरेट हो सकता है, 2 1 के साथ में हो सकता है, 2 4 के साथ में हो सकता है, 2 9 के साथ में ऑपरेट हो सकता है, 3 1 के साथ में ऑपरेट हो सकता है, 3 4 के साथ में ऑपरेट हो सकता है, और 3 9 के साथ में ऑपरेट हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल पेयर्स कितने आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे 9 आ रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स आर 9, है ना, एंड फेवरेबल आउटकम्स आर 5। So the probability of xy less than 9 will become number of favorable outcome divided by total number of outcomes. Favorable outcomes तो 9 है भाई, है ना, favorable कितने हैं, 5 है सॉरी, और टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं भैया, 9 है ना।
तो 5/9 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू, है ना, समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिग्रेशन का क्वेश्चन है, रिग्रेशन एनालिसिस का। देखें आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, हमने तो पढ़ाई है ना, आपने कितना उसको देखा है और कितना उसको पढ़ा है, देखते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो जाके जल्दी देख लीजिएगा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। रिग्रेशन एनालिसिस पूरा 3 या 4 क्लासेस इसके ऊपर करी है हमने, पूरा बताया कि कैसे कैसे निकालना है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोल रखा है इफ 4x - 5y + 33 इज इक्वल टू 0 एंड 20x - 9y + 1 इज इक्वल टू 107 आर द टू रिग्रेशन लाइन्स, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज। क्या होगा, 4/5, 9/20, 3/5, नन ऑफ दिस। ठीक है, SSSC LT में ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, जब ये पेपर आया था मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और बहुत ही इजीली सॉल्व इसको कर सकते हो आप। क्वेश्चन करने के लिए मेरे हिसाब से आपको 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं या नहीं आते, तो इसीलिए मैं आपको 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो यूज करिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो 4x - 5y + 33 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये दे रखी है, एंड द सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज 20x - 9y -107 is equals to 0. Can you see that how we write, how we wrote -107? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब याद रखिएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारे को निकालना है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट R निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, R इज इक्वल टू होता है भाई +- (bxy इंटू BYX। BXY एंड BYX जो होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना बड़ा इजी सा काम होता है, और जब भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको निकालने हो तो याद रखिएगा इनके साइन एक जैसे होते हैं, या तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं या तो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट तभी निकलता है जब ये या तो ये दोनों नेगेटिव हो या तो ये दोनों पॉजिटिव हो। अगर ये दोनों नेगेटिव तो R की वैल्यू आप माइनस में ले लेते हो रूट में, और अगर ये दोनों पॉजिटिव तो आर की वैल्यू क्या ले लेते हो आप, प्लस में ले लेते हो रूट में। तो अभी हम देख लेंगे प्लस लगाना है माइनस लगाना है, वो डिपेंड करता है BXY और BYX पे। सबसे पहले BYX कैसे निकालते हैं, पहली स्टेट जो इक्वेशन होती है उसको y/x पढ़ते हैं, और सेकंड इक्वेशन जो होती है उसको x/y पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो BYX निकालने का फॉर्मूला होता है -a/b, यानी अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, सपोज करो ax + by + c इज इक्वल टू 0, है ना, तो अगर आपको BYX निकालना है, BYX, तो इसका फॉर्मूला होता है -a/b, यानी इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको BXY निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है -b/a, बस इतना सा आपको दिमाग लगाना है। तो a/b यानी -4/-5 करोगे तो ये हो गया भाई 4/5। ठीक है, और b/a करूंगा अगर मैं इसको, तो ये हो जाएगा भैया -9 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9/20 हो जाएगा, तो 9/20 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों प्लस के आ रहे हैं, तो दोनों अगर ये प्लस के आ रहे हैं तो भैया इसका रिग्रेशन जो लाइन के दोनों कोएफिशिएंट जो है अगर वो नेगेटिव दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, BXY की जगह पे 9/20 रख दो, BYX की जगह पे क्या रख दो, 4/5 रख दो, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन हटा के खाली पॉजिटिव का साइन लगा दिया। 9 4 होता है 36 और 2 पंजे होता है 10, तो 100 हो गया। 36 100 होता है 6/10, जिसको चाहो तो 2 से कर सकते हो, 3/5 आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है, R की वैल्यू आ रही है बच्चे 3/5 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है बात? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, 3D ज्योमेट्री, लाइन ज्योमेट्री से क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा PGT 2019 का, सॉरी। तो आपसे बोल रखा है इफ द लाइंस x - 1/k इज इक्वल टू y - 2/2 इज इक्वल टू z - 3/3 एंड x - 2/3 इज इक्वल टू y - 3/k इज इक्वल टू z - 1/2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगी। तो भाई कैसे करोगे इसको, 60 सेकंड दिया आपको इसको करने के लिए मैंने, 60 सेकंड। देखो आपको ये बोल रखा है दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो ऐसी होती है, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b, है ना, इज इक्वल टू z - z1/c। ठीक है, तो अगर ये एक लाइन है तो यहाँ पे 1 1 लग जाएगा, drs होते हैं abc इसके, है ना, और अगर दूसरी दो लाइन से तो x - x1/a2
है ना, y माइनस वाई वन अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी टू। इस तरीके से हम दो लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। तो अगर आपको दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन के बीच में जो डिफरेंस डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जीरो है, तभी तो इंटरसेक्ट कर रही है वो। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस खत्म हो गई, जीरो हो गई। जीरो हो रही है तभी वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो याद रखिएगा, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होती है दो लाइन के बीच की, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ। अगर लाइन की इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी है, जैसे सपोज करो x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। तो इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। हम बात कर रहे हैं अभी वेक्टर फॉर्म ना, कार्टेशियन फॉर्म पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो y माइनस वाई टू अपॉन बी टू कर लेते हैं, इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन क्या कर लेते हैं भाई, सी टू। ये मान लेते हैं दो लाइन की इक्वेशन है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मैं खाली फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, मेरी पूरी स्क्रीन भर जाएगी, तो मैं इसलिए इसको ना खाली लिखकर अभी हटा दूंगा कि ये फॉर्मूला क्या है। तो ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड टू वन, आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। यानी इसके तो आपको सबसे पहले तो क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर निकालने हैं आपको। उसके बाद में ए वन बी वन सी वन, यहाँ पे डी आर्स लिखने फर्स्ट लाइन के, ए टू बी टू सी टू, यहाँ पे डी आर्स लिखने सेकंड लाइन के। उसके बाद अंडर रूट लगाना है, अंडर रूट लगा के इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जैसे करते थे ना, ए वन बी टू माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करो ए टू बी वन, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर कर देंगे। और ये जो हमारे पास में आता है ये होता है दो लाइन के बीच की डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस जीरो है दो लाइन के बीच की, तो इसका मतलब डी जीरो। तो अगर डी जीरो, तो ये नीचे वाला पूरा पार्ट इधर गया, और ये पूरा पार्ट इधर गया, तो इसका मतलब सिर्फ इतना आंसर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, है ना, और जेड टू माइनस जेड वन, और ए वन बी वन सी वन, और ए टू बी टू सी टू, इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो हमारे को करना कुछ नहीं है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, ए वन छाटो, क्या है दिख रहा है, के ए टू बी वन सी वन ये है, ए टू बी टू सी टू ये है, एक्स वन वाई वन जेड वन ये है, एक्स टू वाई टू जेड टू ये है। बस सीधा सीधा मैं माइनस करूंगा, आंसर बताऊंगा तुम्हारे को, ठीक है। नाउ मैं सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखो फॉर्मूला ये है, ताकि ऐसा ना लगे कि चल क्या रहा है, एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना, वाई टू माइनस वाई वन, और जेड टू माइनस जेड वन, है ना, फिर ए वन बी वन सी वन, और ए टू बी टू सी टू, ठीक है। इसको इक्वल टू जीरो कर दो। देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वो उसी तरीके से लूं जैसे आपके एग्जाम में आए हैं। तो आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो मैं क्वेश्चन वही लेकर आ रहा हूँ जो अब तक एग्जाम में आपके उत्तराखंड में आए हैं, फिर मैं दूसरे स्टेट्स पे जा रहा हूँ, है ना। तो यही तो हमको करना है। तो सबसे पहले एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस वन करूंगा मैं, वाई टू माइनस वाई वन, थ्री माइनस टू करूंगा, जेड टू माइनस जेड वन करूंगा, वन माइनस थ्री करूंगा, ठीक है। ए वन क्या हो गया, के, ए टू कितना हो गया, टू, थ्री, फिर थ्री के टू इज इक्वल टू क्या कर देंगे भाई, जीरो के इक्वल कर देंगे। बस इतना सा हमारे को काम करना है। अब टू माइनस वन वन होता है ना, ये थ्री माइनस टू वन होता है, ये माइनस का टू होता है, के टू थ्री हो जाएगा और थ्री के टू हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल कर देंगे आप, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो ये प्लस माइनस प्लस का सिंबल होगा, तो ये पहले वन को छोड़ेंगे हम, है ना, ये वाला गया, तो हो जाएगा टू टू जा फोर माइनस थ्री के, है ना, फोर माइनस थ्री के हो गया, माइनस वन को रखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो टू के माइनस नाइन हो जाएगा ये, है ना, जो जो बचा, तो टू के माइनस नाइन हो गया। फिर माइनस टू को रखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, के स्क्वायर माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया फोर माइनस थ्री के माइनस टू के प्लस नाइन माइनस का टू के स्क्वायर प्लस का सिक्स टू ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो एक तरह की ना। तो ये बन रहा है माइनस टू के स्क्वायर, तीन दो पांच, बारह और चार और नौ, ठीक है, बारह और चार हो गया सोलह, सोलह नौ हो गया पच्चीस, 25 इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका माइनस हटा देते हैं, टू के स्क्वायर प्लस फाइव के माइनस 25, है ना, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो करना कैसे है इसको, टू के स्क्वायर को ऐसे रखो, फाइव के जैसे ये दिख रहा है ना इसको ब्रेक कर लो। तो कैसे करें इसको, पच्चीस को तो पांच पंजे पच्चीस लिख सकते हैं हम चाहे तो, और क्या कर सकते हैं। हम्म
अच्छा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगी ना, है ना? तो 25 दूनी 50 हो गया। 50 के ऐसे फैक्टर की 5 आ जाए। 5 दाम 50, तो 10 पंजे 50, तो 10k माइनस का 5k लिख सकता हूँ मैं इसको। माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 2k कॉमन आ रहा है, तो k प्लस 5, और माइनस 5 कॉमन आ रहा है, k प्लस 5, है ना, इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो k मिल रहा है माइनस का 5, और k मिल रहा है आपका 5/2। तो ये माइनस का 5 है ऑप्शन में, तो माइनस का 5 ऑप्शन नंबर बी हम इसका आंसर बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपने सही आंसर निकाला हो इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो देखो, आपसे बोल रखा है द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक 3x² प्लस 4y² माइनस 6y माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस कोनिक की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी? पहले तो ये पता लगाओ कि ये कोनिक है कैसा, मतलब क्या है ये कोनिक एक्चुअल में। पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, क्या है ये, है ना? तो पहले तो ये एक चीज बता देते हैं, सर्कल नहीं है। सर्कल क्यों नहीं है? अच्छा, मैं आपको टाइम देता हूँ, इसको लिए 70 सेकंड, 70 सेकंड। सर्कल इसलिए नहीं है ये क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें सर्कल में क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब ये क्या है, ये या तो देखो, इसमें बीच में x² प्लस y² दिख रहा है और आपको प्लस दिख रहा है, तो ये इलिप्स हो सकता है। ठीक है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला नहीं हो सकता। हाइपरबोला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे माइनस होता है, x² माइनस y², है ना? तो हाइपरबोला नहीं हो सकता। अब ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो इसको पहले तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि इसको पूरा ना प्रॉपर फॉर्म में पहले लेकर आते हैं। जैसे मतलब वो होती थी ना, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो इसकी लेटेस्ट रेक्टम जो होती थी LR, वो कुछ ऐसी होती थी 2b² बाय a होती थी, मतलब 2 इंटू छोटे वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ा वाला, ऐसा कुछ ऐसे याद रखा करो उसको। ठीक है, तो 2 इंटू b² बाय ए, ये मैंने b² बाय ए लेटेस्ट रेक्टम तब लिखी है जब ऐसे बन रहा है। ठीक है, वरना 2a² बाय बी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको ना प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। 3 कॉमन ले लेता हूँ x वाले में से, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2। ठीक है, और फिर 4 कॉमन ले लेता हूँ y² वाले में से, तो y² माइनस y वाले में से y² प्लस 8y है, तो 2 हो जाएगा। 4 2 8 होता है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें ये तो हमने कर लिया, तो फायदा कुछ नहीं हो रहा है इसको करके। हम एक काम कर लेते हैं, मतलब कॉमन। ठीक है, हम इसको ना प्रॉपर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से। तो 3x² माइनस 6x दे रखा है, प्लस 4y² प्लस 8y दे रखा है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दे रखा है ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें और इसमें ना वो लगाएंगे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड ये कहता है कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसके x के बगल में जो भी नंबर होता है वो कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी उसमें इसका आधा करो और उसका होल स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 3 कॉमन निकालो तो x² माइनस 2 हो गया, है ना। 4 कॉमन निकालो तो ये y² प्लस 2 हो गया, माइनस का 5 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 तो कॉमन है, x² माइनस 2x, सॉरी, और 2y। ठीक है, तो 2x का मैं जो ये नंबर दिख रहा है ना कोफिशिएंट, उसका आधा डालो, तो आप बोलेंगे 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y² प्लस 2y दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर लो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, मतलब 2 का आधा। फिर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर लो। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, x इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसके बीच का सिंबल उठाओ, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है -1। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1, और 3 जो है वो बाहर होगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, -5 बाहर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो कि अगर आप, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर -3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब 3 और 4 7 5 12 12 होते हैं, 12 को तो पहुंचा दो उधर। ठीक है, किधर? उधर 0 के उस तरफ, तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 12। 12 से सबको डिवाइड कर दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। मैं बताता हूँ क्यों डिवाइड करें, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन में इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 इक्वल, तो ये बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4,
4 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 3, 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन गई इलिप्स की प्रॉपर इक्वेशन जो हमने बोली थी। अब इसकी लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, तो लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b स्क्वायर बाय a होती है ना। तो ये रहा b स्क्वायर और a की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 3 बाय 2। तो आंसर कितना आ गया इसका? 3 आ गया। ए भैया है किसी ऑप्शन में? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब इसमें टाइम लगा हमारे को, लेकिन ऐसा नहीं कि टफ नहीं था, मतलब टाइम लगा बस हमारे को, टाइम वाला क्वेश्चन था ये, टाइम ज्यादा देना पड़ा हमारे को इसको। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रखा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी माइनस 2xy, अच्छा, माइनस 4x माइनस 5y प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन इट्स रेडियस इज। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, मतलब रेडियस निकालनी है हमारे को। मैं बता देता हूँ रेडियस कैसे निकलेगी, आप इसको मतलब इसको ना पहले कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ये एक्चुअल में क्या होता है कि कॉनिक की इक्वेशन जो होती है वो सर्कल रिप्रेजेंट करती है, कुछ केसेस में रिप्रेजेंट करती है ना। क्या केसेस होते हैं उसके मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी कॉनिक होता है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2g(x) होता है, प्लस 2h(xy) होता है, प्लस 2f(y) होता है, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जो कॉनिक है अलग अलग तरह की शेप ले सकता है, ठीक है, ए और बी पे डिपेंड करता है, एच एक्स वाई जो एच दिख रहा है आपको उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सर्कल का केस ऐसा होता है, उस केस में ए और बी बराबर हो जाते हैं, यानी ये वाला नंबर बराबर हो जाता है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाला जो इसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 हो जाता है। तो 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है जो एच एक्स वाई की जो वैल्यू दिख रही है 2h, ये 0 होता है इस केस में। तो ये 0 होता है, तो इसका मतलब c माइनस 2 जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में वैल्यू जो है वो 0 है, तभी वो सर्कल बन पाएगा, अदरवाइज वो सर्कल नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपको c माइनस 2 दिख रहा है इसको 0 करो, c माइनस 2 क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, अरे यार, ठीक है, एक मिनट, तो पुट c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 2h(xy) जो होगा वो 0, 2h(y) में hx जो होगा, h जो होगा सॉरी, ठीक है, वो 0 के बराबर होगा, उसमें h जो होता है वो 0 के बराबर होता है सर्कल के केस में, इन केस ऑफ सर्कल। और इसेंट्रिसिटी भी इसकी 0 ही होती है ना, इसी वजह से। तो c की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अब c की वैल्यू 2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो जहां जहां पे c दिख रहा है वहां पे 2 डाल दो, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया एक्स वाई वाला, माइनस 4x माइनस 4y प्लस c का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 0। अब सर्कल की जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में, वो कुछ ऐसी भी होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, 2gx प्लस 2fy, पता नहीं अब वो उसमें भी बचा है या नहीं बचा है, तो आर एस अग्रवाल वगैरह में जो पढ़ते हो ये इक्वेशन होती है। अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो अंडर रूट में वो होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, इसके बराबर होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, जी निकालना है, एफ निकालना है, रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जी होता है इसका आधा माइनस करके, ठीक है, तो इसका आधा क्या होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो -4 का आधा -2 प्लस -2, है ना, और सी जो है वो 4 है, तो ये लो हो गया। तो ये हो गया अंडर रूट में 4 प्लस 4 माइनस 4, तो आंसर कितना आ गया भैया, अंडर रूट 4, यानी 2 इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। लो खत्म आंसर। कितना टाइम लगा, है ना, जितना भी टाइम लगा उससे आधा टाइम आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको समझा भी रहा हूँ ना। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिग्री ऑफ इक्वेशन से दे रखा है। ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री आपसे पूछा गया कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स साइन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या होगी इसकी डिग्री, 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी, या नन ऑफ दीज होगी। जल्दी बनाइएगा, इसके लिए आपको देंगे सिर्फ 15 सेकंड, 15 सेकंड में आपसे आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लो, 15 सेकंड है आपके पास में, 15 सेकंड में आपसे आंसर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो हटा देंगे आप, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, तब तक मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, और कहाँ निकलती है कहाँ नहीं निकलती वही बता देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, आपने किसी भी इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करा है डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हाईएस्ट टाइम ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो उसका ऑर्डर होता है। जैसे इसका ऑर्डर कितना है अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो ऑर्डर 2 है इसका, 2 बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ इसका। डिग्री क्या होती है, वो होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही इसकी क्या होती है, डिग्री होती है। अब हर इक्वेशन में डिग्री नहीं निकलती, याद रखिएगा। जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें भी डिग्री नहीं निकलेगी। उसका रीजन है ये साइन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कभी भी डिग्री तभी निकलती है, डिग्री किसी भी इक्वेशन की तभी डिफाइंड होती है। इसका नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ना, इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। बताओ इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर तो भाई 1 है, 2 है, सॉरी। ऑर्डर तो क्या है, 2 है। डिग्री अगर पूछेंगे तो डिग्री 1 नहीं है, इसकी पावर तो 1 ही लग रही है ना। इसकी डिग्री 1 नहीं है, उसका रीजन ये है क्योंकि इसके ऊपर रूट लग रखा है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसकी जो पावर होती है ऑलवेज होल नंबर होती है। होल नंबर यानी पावर रूट में, माइनस में, डिवाइड में ऐसे कभी नहीं आती, पॉइंट में कभी नहीं आती। ऐसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें साइन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा होता है ना। साइन एंगल की जगह पे कभी आपने ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा, है ना। तो ये जो लिखा होता है इसको कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती और इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। इस केस में इसकी डिग्री कितनी है? इस वाले केस में तो 2 है, लेकिन इस वाले केस में क्या है, इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉट डिफाइंड। तो जरूरी नहीं है आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इसका करेक्ट ही आंसर हो जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी आंसर इसका करेक्ट होता है जो नहीं दे रखा होता आपको। तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन की डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व इज, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर एट 0,0 0,0 पर इस कर्व की रेडियस क्या होगी भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है आपको। ठीक है, कितना टाइम लोगे? ले लो टाइम जितना लेना है आपका। 50 सेकेंड दे देते हैं आपको। ठीक है, फॉर्मूला बताओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी निकालनी हो तो वो होता है 1 प्लस डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, इसकी पावर 3/2 होती है ना। इसकी पावर कितनी होती है? 3/2 अपॉन में कितना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये एक बार इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4 12x स्क्वायर माइनस 36x, है ना। ये निकाल लिया। एक बार इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो 4 12x स्क्वायर, 12 दूनी 24x माइनस 36 हो जाएगा। दोनों में x की जगह पे 0 डाल दो। ठीक है, एट x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, x कॉमा y 0,0 पे निकालोगे तो ये हो जाएगा 0 0 और 0, तो आंसर तो 0 आ गया। तीसरे वाले का जो आंसर है वो कुछ आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट 0,0, है ना। तो ये आएगा ये 0 माइनस 36 आ रहा है, इसमें रख देते हैं। ठीक है, इसमें रखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ ऐसा आएगी 1 प्लस ये तो 0 हो गया अपॉन में माइनस का 36, इसकी पावर कितना 3/2, ओके, माइनस का 36, है ना। तो इसका आंसर बन रहा है 1/36, इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? कोई डाउट है इसमें? नहीं, पक्का? चलो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन से दे रखा है, सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 70 सेकेंड। 70 सेकंड का टाइम है आपके पास में। 70 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करके एक आंसर रखना है अपने दिमाग में कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। मैं इसको सीधा सीधा सॉल्व करके बताता हूँ। इंटीग्रेशन आपको दे रखा है e रेज़ टू पावर x, 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है भाई? कॉस एक्स दे रखा है। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है। 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन साइन एक्स का होता है, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स का भी एक फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर x, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं इसका ना। तो एलसीएम ब्रेक करेंगे तो एलसीएम ब्रेक करके हमारे को कुछ ऐसा मिलेगा इंटीग्रेशन में e की पावर x, एक बार इसके अपॉन में लिख दो, एक बार इसके अपॉन में लिख दो। ठीक है, तो पहले वाले के अपॉन में लिखोगे 1 अपॉन कॉस बनेगा वो, है ना। तो 1 अपॉन क्या, कॉस क्या होता है? सेक होता है, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसके साथ में ब्रेक करोगे तो देखो एक पावर कट होगी क्या?
तो आप बोलेंगे हाँ सर, तो वो साइन अपॉन कॉस मिलेगा, 2 से 2 भी कट हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x बाय 2 होता है, ठीक है, dx। अब जरा मेरी बात याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास में ऐसा कभी भी कोई फंक्शन हो कि इंटीग्रेशन में e रेज़ टू पावर x दे रखा है और fx दे रखा है और f डैश x दे रखा है, ठीक है, dx, तो इसका एक आंसर होता है, इसका आंसर होता है e रेज़ टू पावर x fx प्लस c के बराबर होता है इसका आंसर। तो अगर मान लेते हैं इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है या इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो बिना डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन होगा, जो नॉर्मल फंक्शन होगा, उसके साथ में e रेज़ टू पावर x लिख देना, वो इसका आंसर होगा। तो e रेज़ टू पावर x अगर ऐसे sin x प्लस cos x लिख रखा है हमने, तो इसका आंसर e रेज़ टू पावर x sin x होगा अगर मैं इंटीग्रेशन इसका कर रहा हूं तो, ठीक है, ये मतलब है इसका। क्लियर है? तो ये वाला फंक्शन का जो फॉर्मूला है, एक मिनट में पीछे वापस आ जाता हूँ, थोड़ा सा कम मिटाते हैं यहाँ से ना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे और इसको थोड़ा सा सोचेंगे, भाई इसका डेरिवेटिव ये होता है या इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो आप बोलेंगे सर tan x का डेरिवेटिव सर 1/2 का तो 1/2 ही होता है ना, x/2 का तो 1/2 ही होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा e रेज़ टू पावर x tan x/2, tan x/2 प्लस c, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही चलो कर लो फिर नोट जल्दी से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भैया, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन इज, बताइए, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, लाइन है x इज इक्वल टू 4, बताओ इसका एरिया क्या बनेगा, 112/3 आएगा, 128/3 आएगा, 38/3 आएगा या 98/3 आएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। देखो एक चीज बता देते हैं आपको, ये पैराबोला बनेगा कैसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x ऐसे होगा, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, और इसका 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x इस तरफ होगा। इसको अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूं तो 4a की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, यानी इसका फोकस 4 है, यहाँ पे 4,0 पे इसका फोकस होगा। अब फोकस ये है तो इसका मतलब आपको एरिया ये वाला निकालना है भैया, यहां से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो इसका मतलब वर्टेक्स से लेटेस्ट रेक्टम तक का एरिया निकालना है घिरे हुए क्षेत्र का। तो इसको निकालने का देखो दो तरीके हैं, एक तो आप तो इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेके 4 तक, 2 से मल्टीप्लाई करना, और इसका जो पैराबोला की इक्वेशन है मतलब y dx उसमें रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 इंटीग्रेशन 0 से 4 y dx यानी 16 का रूट 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स ऐसे बनेगा ये, मतलब ये y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, 4 आ जाएगा, ये रूट एक्स आ जाएगा, है ना, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 ही आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 4 आ गया, अंडर रूट एक्स डी एक्स आ गया। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अंडर रूट एक्स का होता है 2/3 और x रेज टू पावर 3/2 होता है भाई, हाँ आवाज बैठ गई हमारी, 0 से 4, तो ये हो गया 8 दूनी 16/3, और पहले 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 की पावर 3/2 तो 8 हो जाता है, 16 गुणा 8 अपॉन में 3, 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है, 128/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो यह है इसको करने का। दूसरा तरीका ये होता है, शॉर्टकट होता है इसको करने का, एक शॉर्टकट चाहिए क्या मांगता है। शॉर्टकट जो होता है, अगर आपको किसी भी मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सपोज करो एक पैराबोला है, इसके लेटेस्ट रेक्टम से अगर ये पास हो रहा है कोई लाइन ना, है ना, तो अगर ये a,0 इसका फोकस है, तो याद रखिएगा इसका एरिया कभी भी निकालना होता है तो एरिया मतलब बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम, तो ये होता है 8a² / 3 के बराबर होता है। याद रखिएगा फॉर्मूले की तरह से याद रखिएगा, 8a² / 3 होता है। तो कुछ नहीं करना, a की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो 8 इंटू 4 स्क्वायर करना बाय 3 करना, देखो यही आंसर आएगा 128/3। तो उसमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ये वाला एरिया कभी भी निकालना होगा, टोटल एरिया निकालना होगा तो 8a² / 3, अदरवाइज आधा निकालना होगा तो 4a² / 3, बस इतना आपको याद रखना है, करोगे तो आपका आंसर हर बार सही आएगा। क्लियर? चलो नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको पार्शियल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा है, तो d स्क्वायर थीटा अपॉन dx dy डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल x डेल y की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको cos थीटा बाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है sin थीटा बाई आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको sin 2 थीटा माइनस का cos 2 थीटा माइनस का बाई आर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है। बता भाई कौन सा ऑप्शन बनेगा आपके हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, सही ऑप्शन बनाइएगा
और आंसर निकालिएगा इसका कि क्या लगता है आपको कि क्या आंसर आपका आपके हिसाब से आना चाहिए। डेल स्क्वायर थीटा बाय डेल एक्स डेल वाई, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, कैसे करेंगे? अब दिक्कत ये है कि वो पैरामेट्रिक फॉर्म के जैसा है एक तरह से, है ना। तो हमारे पास में डेल एक्स, मतलब एक तरह से अगर मैं डेल स्क्वायर थीटा निकाल रहा हूँ तो मेरे को डेल थीटा बाय डेल एक्स निकालना पड़ेगा पहले। और दिक्कत ये है एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा, तो भाई इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कौन करे बैठ के, ये बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा हालत खराब हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको करने के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। y की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा जो आ रहा है वो x अपॉन वाई आ रहा है, सही है ना। तो टेन थीटा अगर x अपॉन वाई आ रहा है तो अगर मैं चाहूँ तो थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो ये टेन इनवर्स x बाय वाई, सही ना। x बाय वाई, वाई बाय एक्स, उल्टा लिख दिया हमने, y बाय एक्स, टेन इनवर्स y बाय एक्स होगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स, इसको हटाओ, तो ये y बाय एक्स होगा, टेन इनवर्स y बाय एक्स हो जाएगा। अब ऐसा हुआ, ये ऐसा होने के बाद में हमारे को करना कुछ नहीं है, इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले डेल थीटा बाय डेल एक्स निकालूंगा मैं, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा इसका। ठीक है, फिर डेल थीटा बाय डेल वाई निकालूंगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो भाई देखो टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। फिर वन बाय एक्स, मतलब वन बाय एक्स का दोबारा से करना पड़ेगा, तो माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर जो बनेगा, वाई तो ये आ रहा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर ये आ रहा है, अपॉन में इसका एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, काट दो इसको, तो ये हो गया डेल थीटा बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इतना निकलने के बाद में डेल थीटा के बाद में डेल स्क्वायर थीटा डेल एक्स डेल वाई निकाल लेंगे। डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे तो मतलब क्या मतलब इसका, डेल बाय डेल वाई करूंगा मैं इसके इसका, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिवीजन वाला फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम, इसको छोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, फिर वाई का करेंगे माइनस का वन होगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस वाई को छोड़ेंगे, और एक्स स्क्वायर का तो करना नहीं अपने को, है ना, वो तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया। वाई स्क्वायर का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, टू वाई हो जाएगा। सही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो लिख दो यहाँ पे टू वाई, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से खोल लो, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्चुअल में आंसर जो है वो थीटा की और आर की टर्म में। तो इतना जो आंसर आया इतना आंसर याद रखो, मैं इसको थोड़ा चेंज अब देखो करता हूँ। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा डाल देते हैं, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर ना फॉर्मूला बन रहा है माइनस कॉस टू थीटा का, अपॉन में आर स्क्वायर तो है ही, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर की पावर फोर आ गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे इसको काटेंगे दो पावर मिलेगी। अब ये मिल रहा है माइनस का कॉस टू थीटा अपॉन में वन इंटू आर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, जैसे आपको ये पता लगा सीधा लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन मैं पूरा करके दिखा सकता हूँ आपको, तो मैं दिखा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपसे बोल रखा है एक्स रेज टू पावर एक्स हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट, किस पर होगा भाई। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। बनाओ भाई। स्टेशनरी पॉइंट, स्थिर बिंदु इसको हिंदी में बोला है इन्होंने। स्टेशनरी पॉइंट का मीनिंग क्या होता है पहले तो याद ही रखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है। तो आपसे बोल रखा है एक्स रेज टू पावर एक्स है एक कर्व, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, यार हिंदी में बोले तो क्रांतिक बिंदु किसको बोलते हैं, है ना वो। तो देखो
ले लो इसमें 45 सेकंड ले लो, 45 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपसे बोल रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू पावर एक्स एक कर्व है, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, log ले लेता हूँ दोनों तरफ, log y इज इक्वल टू हो जाएगा log x रेस्ट टू पावर x, और प्रॉपर्टी ये होती है x आगे आएगा, तो log y इज इक्वल टू x log x रेस्ट टू पावर x, x log x हो जाएगा, सॉरी, तो log y का डेरिवेटिव कर दो, 1 बाय dy बाय dx हो गया, x को छोड़ो log x का करोगे 1 बाय x हो जाएगा, इंटू प्लस log x को छोड़ो x का करोगे तो भाई 1 हो जाएगा, काट दो इसको, तो ये हो गया 1 प्लस log x, है ना, और y को इधर शिफ्ट कर दो तो ये dy बाई dx हो गया, dy बाई dx हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहां तक करने के बाद में अब क्या है आगे, आगे क्या है, आगे ये है कि dy बाई dx जो है y की वैल्यू डाल दो तो ये हो गया x रेस्ट टू पावर x 1 प्लस log x। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद में आपसे पूछा है कि इसका क्रांतिक बिंदु यानी स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, तो जहां पे भी स्टेशनरी पॉइंट होता है इसका, वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, टेंजेंट की स्लोप खत्म हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो अब x रेस्ट टू पावर x 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0 हो गया, इसको उधर हटाओ, खत्म ये तो इसका मतलब ये हो सकता है 1 प्लस log x इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, 0 हो गया। उधर हटाओ का मतलब ये होता है ये 0 नहीं हो सकता, तो इसका कंपैरिजन करना बेकार है 0 के साथ में। तो log x की वैल्यू कितनी आ रही है, log x की वैल्यू आ रही है -1। जब भी बेस नहीं दिया जाता तो बेस क्या कंसीडर करना होता है, e कंसीडर करना होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे e की पावर -1, तो x इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर -1 का मतलब होता है 1 बाई e, यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, तो b इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही बनाया हो इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन बचे हैं अभी, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं 25 होने में। ठीक है, तो हमने 20 से प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं इसके, अब देखो जरा 25 जैसी होंगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, टोटल कर लीजिएगा अपने हिसाब से कितने करेक्ट हुए आपके। एक क्वेश्चन आपको डबल डेरिवेटिव का दे रखा है, बोला गया है कि भाई अगर एफ एक्स इज इक्वल टू बी ए रेस टू पावर बी ई की पावर ए एक्स है प्लस ए ई की पावर बी एक्स है, तो बताओ एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन है ना, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा आपके हिसाब से बनाइए इसको। ठीक है, सही आंसर बनाइएगा। देखो 40 सेकंड का टाइम ले लो। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालना है आपको, एक बार डेरिवेटिव तो निकालो पहले, है ना, डबल तो तब निकलेगा। तो b ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू ए आ जाएगा पहले वाले का, फिर प्लस ए ई रेस टू पावर बी एक्स इंटू बी का एक्स का दोबारा से करोगे तो b आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं इसका, तो बी ए तो है ही इसमें, ई रेस टू पावर ए एक्स, एक और ए आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी तो है ही इसमें, एक और बी आ जाएगा तो बी स्क्वायर ई रेस टू पावर बी एक्स हो जाएगा। अब इसमें एफ डबल डैश एक्स में 0 डाल दो, ठीक है, एक्स के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर ई रेस टू पावर 0 प्लस ए बी स्क्वायर ई रेस टू पावर 0। ओके, समथिंग रेस टू पावर 0 1 होता है, तो ये हो गया बी ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी स्क्वायर इंटू 1, है ना, तो ये हो गया बच्चे बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखो, बी ए और ए बी कॉमन, मतलब इसमें से ए बी कॉमन आ रहा है, तो ये बी ए प्लस बी बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। लो खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ x इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू बताओ क्या होगी। tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने हाइपरबोलिक फंक्शन की सीरीज में करवाया है आपको, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में हमने ज्यादा हमारे को क्वेश्चन मिले नहीं थे, तो हमने जितने भी प्रीवियस ईयर हमारे को सारे मिले थे, और हमने इधर उधर से हर जगह से कंपाइल करके हर तरह में जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हैं सारे के सारे करवाए हैं इसमें, तो छूटा नहीं है कुछ भी उसमें। जितना भी आपको बुक में मिलेगा उससे ज्यादा आपको उसमें मिल जाएगा, जो हमारी सीरीज है उसमें ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हर सीरीज में अच्छे खासे क्वेश्चन करवा दिए हमने। अब देखो आपको ये दे रखा है, इसको करने के लिए हम दे रहे हैं आपको, कितना टाइम लोगे आप, ले लो 50 सेकंड ले लो, चलो 50 सेकंड में आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है। तब तक मैं क्या करता हूँ, अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, बढ़िया वाला कलर लेते हैं इसके लिए। तो देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि x इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, सेक थीटा प्लस क्या है, टेन थीटा है, तो बताओ कि कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको ना, अगर मान लेते हैं मैं x इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की मेरे को अगर वैल्यू निकालनी हो, तो याद रखिएगा ये लॉग हटाएंगे तो ई रेस टू पावर एक्स लग जाता है, तो ई रेस टू पावर में चले जाता है नंबर, तो ई रेस टू पावर एक्स हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कभी भी अगर आपको दे रखा हो ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
सपोज करो कोई नंबर है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कभी पूछेगा ना वो आपसे, तो याद रखिएगा वो बस कुछ नहीं होता, 1/p के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कभी भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा होगा p, तो p मतलब 2 दे रखा है सपोज करो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 ही होगा, करके देख लीजिएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मैं आपसे पूछूंगा तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स होगा, हाँ या ना? सही है। अब cos हाइपरबोलिक x होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। cos हाइपरबोलिक x होता है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है, इसलिए माइनस एक्स निकाला मैंने, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा भाई, अपॉन में 2 हो जाएगा। इससे ये कट कर लो तो ये हो गया 2 सेक थीटा बाई 2, इससे फिर ये कट कर लो तो ये आ गया सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बने होंगे, ठीक है, डी ऑप्शन आपसे निकला होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बल एफ है, मतलब कोई बल है 5i प्लस 3j प्लस 4k बिंदु 2i प्लस j प्लस 3k से होकर कार्य करता है और बिंदु i प्लस 2j माइनस k के परिता बल का आघूर्ण है। ठीक है, तो आघूर्ण बताओ क्या होगा। आघूर्ण, पहले तो ये वर्ड ना कुछ बच्चों के लिए अजीब हो सकता है, आघूर्ण वर्ग, ये वर्ड ये सुना नहीं होगा, तो मैं आपको ये बताता हूँ। इसको बोलते हैं भैया मोमेंट ऑफ फोर्स, और थोड़ा सा और मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, या तो बलागुण बोलते हैं इसको हिंदी में ना। और इसको एक और चीज से नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम याद करने दो मेरे को, टॉर्क। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या बलागुण। बलागुण की हिंदी में डेफिनेशन बताएं तो हम देखो, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें फिजिक्स की डेफिनेशन है ना। ये होता है बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को उसका बलागुण बोलते हैं, इसको हिंदी में पढ़ते हैं ऐसे। और टॉर्क होता क्या है कि अगर आप मान लेते हैं, मतलब इसको इंग्लिश में बोलें तो अगर आप किसी भी, मतलब चीज है आपके पास में, कोई भी चीज है, आप उसको ना जैसे सपोज करो आपके पास में ये एक आपके पास में प्लेट है, या एक मान लेते हैं आपके पास में कुछ भी चीज है, लकड़ी है, आपने क्या करा, इसको ना यहाँ से ना यहाँ पे कील ठोक दिया आपने। अब आपने क्या करा, इस पे बल लगाना शुरू करा, यानी फोर्स लगानी शुरू करी इस डायरेक्शन में। तो क्या ये पूरा पूरा जो है जो लकड़ी का गट्ठर है पूरा का पूरा ऊपर जाएगा या इसका कुछ पार्ट ऊपर जाएगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे से तो आपने फिक्स कर लिया, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं पाइवेटेड पॉइंट। पाइवेटेड पॉइंट, तो पाइवेटेड पॉइंट अगर इसका ये है, तो ये पता जब इस पे बल लगाएंगे तो ये ऐसे ऊपर ना जाके पता क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। आप लगा के देखो किसी भी जगह पे, ठीक है, एक जगह पे फिक्स करो किसी चीज को और उसकी दूसरी जगह फ्री कर दो, तो वो कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा और वो घूम के वापस आएगा। यानी ये पार्ट अगर इसका फिक्स है तो यहाँ पे अगर बल लगाओगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ऐसे जाएगा। तो ये जो बल आपने लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन ये घूम के ऐसे आ रहा है वापस, तो बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण बोलते हैं। और ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, दो चीजों पे, किस पे, इसको वैसे हम टो से डिनोट करते हैं टॉर्क को, और इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ के बराबर। ठीक है, आर क्या होता है और एफ क्या होता है? आर होता है भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअल में। तो जो भी बल लग रहा होगा उसके परपेंडिकुलर में एक डिस्टेंस काम करती है, ठीक है। तो आप जितना इसको इंक्रीज करोगे उतना कम बल लगाना पड़ता है, यानी जितना दूर से लगाओगे फोर्स उतनी कम लगेगी, जितनी पास से लगाओगे उतनी फोर्स ज्यादा लगती है, ठीक है। तो ये टॉर्क जो होता है वो दो तरीके से काम करता है। दो तरीके से कैसे, एक तो किसी पॉइंट के अबाउट लगा रहे हो, एक मान लेते हैं किसी लाइन के अबाउट लगा रहे हो, तीन तरीके से काम करता है। और एक होता है मोमेंट ऑफ कपल फोर्स। आपने पाइवेटेड पॉइंट ही नहीं रखा, आपने एक जगह एक पिंड लिया, यानी एक जो है वो जगह आपने एक लकड़ी ली, यहां से फोर्स लगाया कुछ एफ, इतना ही फोर्स आपने यहां से लगा दिया एफ। तो अगर आपने दोनों जगह से सेम फोर्स लगाया तो ये चीज जो है ना वो रोटेट करेगी फिर ये, ठीक है। सेम फोर्स अगर आप लगाओगे दोनों तरफ से तो ये चीज जो है वो क्या होगी, रोटेट करनी शुरू हो जाएगी, ना कि मूव करेगी। तो रोटेट करनी शुरू कर देगी, तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस। अभी हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स में इसका फॉर्मूला टो का जो होता है आर क्रॉस एफ। आर कैसे निकालते हैं? आर ये होता है कि भैया आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस जैसे हम नॉर्मल निकालते थे वेक्टर फॉर्म में वैसे निकालनी है, और फोर्स आपको पता होनी चाहिए क्या गिवन है। तो देखो आप कहां से कहां तक डिस्टेंस, मतलब वो फोर्स लगा रहे हो, वो आपको डिपेंड करेगा या डिसाइड करेगा कि आर क्या होगा। तो आप फोर्स कहां से कहां तक लगा रहे हो, तो आप बोलेंगे सर यहां से लेके यहां तक लगा रहे हैं, यानी 2i प्लस जे प्लस 3 के से लेकर इस पे लगा रहे हैं। तो
कभी भी आपको लगाना हो तो पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं, मतलब सॉरी यहां से लेके यहाँ पे लगा रहे, तो पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करेंगे तो 2i प्लस जे प्लस 3k में से, है ना, क्या माइनस कर दोगे आप, क्या नाम है इसका, i प्लस 2j, i प्लस 2j और माइनस के, इसको हटा दोगे, ठीक है, i प्लस 2j माइनस के, इसको हटा दोगे, तो इसको हटाओगे तो जो मिलेगा उसको r बोलते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट f के साथ निकालेंगे तो आंसर खत्म, ठीक है। तो 2i माइनस i हो गया, j माइनस 2j हो गया भैया माइनस का j, ठीक है, माइनस का j, 3k और k 4k हो गया, ठीक है, 4k, बस इतना हो गया। अब आपको r क्रॉस f निकालना है, तो r क्रॉस f निकालने के लिए बस वही तरीका, f ये फोर्स है, ठीक है, i लिखो, j लिखो, k लिखो, और यहाँ पे पहले r के कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, मतलब कॉफिशिएंट लिख दो, i के क्या है वही, फिर j के -1, k का 4, फिर ये हो गया भैया f के 5 3 4, और इसका निकाल दो भैया डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो जो आंसर मिलेगा वो फाइनल आंसर होगा हमारा। अब मैं पहले इसको ना हटा देता हूँ ताकि मेरे पास में जगह हो जाए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है ये, ठीक है, देखो देखो, पहले तो इसमें i को लिखूंगा, इसको और इसको छोड़ूंगा, -4 -12 आ जाएगा, फिर j को लिखूंगा, है ना, और इसको और इसको छोड़ूंगा, 4 -20 आ जाएगा, फिर k को लिखेंगे और इसको और इसको छोड़ेंगे, 3 और +5 आ जाएगा, ठीक है। और तो ये आ रहा है -12 और 4 16, माइनस का 16 आई आ रहा है ना, और माइनस माइनस प्लस का जो आ रहा है 16 जे आ रहा है, और प्लस 8 के आ रहा है। इसमें से देखो आप चाहो तो 8 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गया माइनस का 2i प्लस 8 दूनी 16 जे प्लस 8 एकम 8 के, ठीक है। तो इसका अगर मैं पूछूं कि भाई टॉर्क कितना निकला, तो इसका टॉर्क जो निकला, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये निकला है भाई ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आया हो, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आया तो बहुत ही बढ़िया, और बताइएगा कि स्कोर कितना आया है। आज के लिए वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए ऐसी, बाय बाय।